हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन एंड डाइवेस्टमेंट, ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो आप लोगों को सिमिलर लगते हैं और आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है। तो आज हम आपकी यही कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं। इसके लिए आपको डिटेल में करना पड़ेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, तभी आपको डाइवेस्टमेंट का मीनिंग समझ में आएगा, तभी आपको प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग समझ में आएगा। चलिए, तो अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? जब आप किसी एक्टिविटी में पैसा लगाते हो, जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, जब आप किसी एसेट में पैसा लगा रहे हो। इन्वेस्टमेंट क्या सोच के करते हो कि हमें इसके ऊपर गुड रिटर्न मिलेगा। आज मैंने अगर किसी एक्टिविटी में 1 लाख या 2 लाख रुपए लगाए हैं, कल को मुझे इससे डबल या ट्रिपल फ़ायदा होगा। तो ये सोच के आप इन्वेस्टमेंट करते हो। जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो इससे हमारा एक एसेट क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? जस्ट ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो आपने पैसा लगाया था, जब आप उस पैसे को बाहर निकाल लेते हो उस एक्टिविटी में से, उस एसेट से, उस कंपनी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने से जहाँ पर आपके एसेट्स क्रिएट हुए थे, वहीं पर डिसइन्वेस्टमेंट करने से आपके एसेट्स कम हो जाते हैं। आपने अपना पैसा बाहर निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? आपने उस एसेट को बेच दिया। पूरा नहीं बेचा तो कुछ पार्ट बेच दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिसइन्वेस्टमेंट इज टेकिंग योर मनी आउट ऑफ कंपनीज यू इन्वेस्टेड। जिन कंपनी में आपने पैसा लगा रखा है, जब आप उन कंपनी से पैसा बाहर निकाल लेते हो। ठीक है, अब ये जो वर्ड है डिसइन्वेस्टमेंट, ये जनरली पब्लिक सेक्टर यूनिट के कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार के जितने भी यूनिट हैं, जब सरकार को लगता है कि वो घाटे में जा रहे हैं, तो सरकार उन यूनिट को डिस्पोज ऑफ कर देती है, सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर को। सरकार ने कुछ सोच के पैसा लगाया था अपने यूनिट्स में, सरकार को लगता है कि मुझे इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ऑब्वियसली जितने भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज रहते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो सरकार को लगता है कि रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, ऐसी एक्टिविटी में लगा बैठे जो हमें फ़ायदा नहीं दे रहे, तो सरकार के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड है ना, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। और डिसइन्वेस्टमेंट कब होता है? जब गवर्नमेंट अपना स्टेक, सरकार का जितना शेयर होता है, जितनी प्रॉपर्टी होती है, उसका सिर्फ कुछ पार्ट ही सेल करती है और अपने पास मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रख लेती है। उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने बोला कि अपने पास मेजॉरिटी स्टेक रख लेती है, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जनरली डिसइन्वेस्टमेंट होता ही यही है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हमारा जो पूरा कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाए। तो सरकार मेजर कंट्रोल अपने पास रखती है और कुछ कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, ताकि प्राइवेट सेक्टर उन यूनिट्स को रिवाइव करें। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा कंपटीशन होता है। क्लियर है? तो सरकार ने अपना वो पार्ट जो कि सरकार के ऊपर बर्डन बन चुका था, क्यों बन चुका था? क्योंकि वो सरकार को गुड रिटर्न नहीं दे रहा, तो सरकार उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है और अपने पास मेजॉरिटी पार्ट जो है वो रख लेती है। उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये जो वर्ड है डिसइन्वेस्टमेंट, ये सबसे पहले एक यूके के इकोनॉमिक्स हैं P.F. ड्रकर, उन्होंने अपनी बुक दैट इज़ एज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी वहाँ पर यूज़ किया था। कॉन्टिन्यू करना और उसका ऑपोजिट क्या है? डिसकॉन्टिन्यू। इन्वेस्टमेंट करते हैं मीन्स आप कॉन्टिन्यू कर रहे हो बिजनेस को, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो मीन्स आप डिसकॉन्टिन्यू कर रहे हो। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं?
दैट इज एम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पर अब एम की बात हो रही है, एम क्या है, और वही बात रिसोर्सेज लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सरकार को लगता है कि ऐसी एक्टिविटी में लगा बैठे जो हमें फ़ायदा नहीं दे रहे, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को वहाँ से निकाल के सरकार किसी और एक्टिविटी में लगाएगी जहाँ से उनको लगे कि हाँ यहाँ पर हमें गुड रिटर्न आ सकती है, हमें रिसोर्सेज की मैक्सिमम जो है रिटर्न मिल सकता है, मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का प्राइमरी मोटिवेशन क्या है यहाँ पर, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना, मीन्स इनकी वेस्टेज मिनिमम हो और इनसे हमें जो रिटर्न है वो मैक्सिमम मिले। अब सरकार के जो यूनिट घाटे में जा रहे हैं, सरकार उन्हीं को डिसइन्वेस्ट करती है, उन्हीं को प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिक यूनिट। सिक क्या है, मीन्स ऐसे यूनिट्स जो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहे। नॉर्मल फंक्शन मीन्स रूटीन जो है उनका कि जितना हमें प्रॉफिट अर्न करना है, जितना हमें आउटपुट क्रिएट करना है उतना नहीं कर पाते, तो उसको हम बोलते हैं सिक यूनिट। तो ये सिक यूनिट सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बन जाते हैं। इस फाइनेंशियल बर्डन को ऑफलोड करने के लिए सरकार इनको प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड नेम, इन इंडिया इट इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। अब ये जो यूनिट हैं ये सिक क्यों हो गए, क्योंकि ये इनएफिशिएंट हो गए हैं और अच्छे तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे। क्लियर हो गई बात। तो अब तक हमने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, जिस एक्टिविटी में सरकार ने पैसा लगा रखा है उस एक्टिविटी से पैसा बाहर निकाल लेना। होता कैसे है, उस पार्ट को बेच देती है सरकार। किसको बेच देती है, प्राइवेट सेक्टर को। क्लियर। अब ये जो सरकार ने बेचा मतलब डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, तो जो डिसइन्वेस्टेड मनी है वो जाती कहाँ पर है। जो सरकार ने, जब सरकार ने देखो पैसा लगाया था, दो चीज़ें यहाँ पर समझो, हम यहाँ पर बात करते हैं बजट की। जब सरकार ने पैसा लगाया था तो इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जब सरकार ने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो एक्सपेंडिचर जिससे हमारे एसेट्स क्रिएट होते हैं। एसेट्स क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। सरकार ने कोई ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लगा दिया, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में डैम्स बना दिए, ब्रिज बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए, तो इससे सरकार का ये खर्चा कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन साथ ही एसेट्स भी क्रिएट हो गई। और वही जो पैसा सरकार ने लगाया जब वापस खींच लेती है, तो सरकार के पास जो पैसा आता है डिसइन्वेस्टमेंट से, तो उसको हम कहाँ पर डालते हैं, कैपिटल रसीट्स साइड। बजट में रसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो जब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो कैपिटल नेचर का, तो वो कहाँ डालेंगे खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जो वही पैसा वापस आ रहा है आपके पास बेच के, तो वो किस में डालोगे, कैपिटल रसीट में। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो एसेट आपका क्रिएट हो गया, लेकिन जब आप कैपिटल रिसीट में वही पैसा डालोगे उसको बेच के, तो इससे आपके जो एसेट्स हैं ना वो कम होंगे, रिडक्शन ऑफ एसेट्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि डिसइन्वेस्टेड मनी सरकार कहाँ पर डालती है, बजट में, कौन से हेडिंग के अंडर, कैपिटल रिसीट्स में। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इससे सरकार के एसेट्स कम हो जाते हैं। अब ये मनी सरकार कहाँ पर यूज़ करेगी, सरकार का एक फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट भी मैंने आपको करवाया था, बजट से ही निकलता है फिस्कल डेफिसिट। कैसे, जब आपका बजट डेफिसिट आ जाता है, बजट डेफिसिट आ गया। बजट डेफिसिट क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स ओवर टोटल रेवेन्यू। सरकार ने खर्चा ज़्यादा कर दिया, सरकार को इनकम इतनी हुई नहीं, फिर उसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। फिर उस बजटरी डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी, लोन लेगी, मतलब बोरिंग्स। तो बजटरी डेफिसिट प्लस लोन, तो ये मिल के क्या बन जाता है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मीन्स टोटल बोरिंग्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। और करंट जो फिस्कल डेफिसिट है हमारा वो है 7.5%।
तो इस फिस्कल डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए सरकार कौन सी मनी यूज़ करेगी? डिसइन्वेस्टेड मनी यूज़ करेगी। सेकंड, ये पैसा कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने में। लार्ज स्केल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो किसी भी इकॉनमी को उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए चाहिए, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हो, ठीक है, इसमें आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है हमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब जितना ज़्यादा किसी भी इकॉनमी का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, वो इकॉनमी उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करता है। अब सरकार क्या करेगी? रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज वहाँ से निकाल लिए जहाँ से सरकार को फ़ायदा नहीं हो रहा, कहाँ पर लगाएगी? जहाँ पर हमारी इकॉनमी को फ़ायदा हो सकता है। तो वो आ गया फाइनेंसिंग लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब बजट की ही बात कर रहे हैं। एक तो हो गया कैपिटल रिसीट, एक होता है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं, सरकार की वो इनकम होती है जिसके बदले में सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, जैसे टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। सरकार को आपने टैक्स दे दिया, टैक्स दो फॉर्म का रहता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रिसीट्स क्या है सरकार की? जो आप सरकार को पे करते हो, कोई भी फीस हो गई, कोई भी फाइन या पेनल्टी, एसचीट, स्पेशल असेसमेंट, ये सारी चीज़ें हमने बजट में डिस्कस की हुई हैं। अब सरकार को जितनी भी रेवेन्यू इनकम होती है, उसका कहते हैं सरकार 40 से 45% अपने डेट और डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको पे ऑफ करने में लगा देता है। पब्लिक डेट मतलब पब्लिक से लोन लेना, पब्लिक से कर्जा लिया है, इसके बदले में सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि सरकार डेट भी पे करेगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करेगी। तो सरकार के जितने भी रेवेन्यू रिसीट्स रहते हैं उसका ऑलमोस्ट 40 to 45% सरकार का इसमें चला जाता है, डेट और इंटरेस्ट क्लियर करने में। फिर सरकार क्या करेगी? जो डिसइन्वेस्टेड मनी है उसको यूज़ कर सकती है, रेवेन्यू रिसीट्स को ना यूज़ करके डिसइन्वेस्टेड मनी को यूज़ कर सकती है अपने डेट को और उसके ऊपर बने इंटरेस्ट को क्लियर करने में। क्लियर है? अब आगे तो वही लिखा रखा है जो मैंने आपको बताया फोर्थ पॉइंट में कि डिसइन्वेस्टेड मनी कहाँ पर जाती है? डिसइन्वेस्टेड मनी कैपिटल रिसीट्स में, बजट में जाती है, और इससे क्या होता है? हमारे एसेट्स कम हो जाते हैं। क्लियर है? अब तक ये बात आपको समझ में आ गई कि डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करती है? क्योंकि सरकार को लगता है कि मेरा ये यूनिट मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है, ये हमें गुड रिटर्न नहीं दे रहा, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें इन रिसोर्सेज को कहीं और किसी और एक्टिविटी में एलोकेट करना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम रिटर्न वहाँ से मिल सके। क्लियर? अमाउंट कहाँ पर डालते हैं? बजट में, कैपिटल रिसीट के अंडर। अब डिसइन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या है? देखिए, सरकार का जो यूनिट सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है, सरकार वो किसको बेच देती है? प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर उसको बहुत ही कम रेट पे खरीदता है, कम रेट पे खरीदेगा, जितनी भी उसकी इनोवेशन है, जितनी भी स्किल है, जितनी भी एक्सपर्टाइज है, उसको यूज़ करके उस सिक यूनिट को वो रिवाइव करेगा। फिर उस जो यूनिट है अब वो नॉर्मल फंक्शन करने के लायक हो जाएगा। ठीक है? इससे क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर ने वो यूनिट खरीदा जो बीमार था, सिक था, उसमें जान डाली, उसको रिवाइव किया और वो यूनिट भी काम करने लग गया। उस यूनिट में भी प्रोडक्शन होगी तो आपको लेबर चाहिए, तो अगर आप लेबर को रखोगे तो हमारी इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। क्लियर है? एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा तो लोगों को इनकम होगी तो इससे जो हमारी गरीबी है, पावर्टी, वो कम हो जाएगी। इनकम होने के साथ साथ सेविंग भी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा सेविंग होगी फिर उतनी इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी कैपिटल फॉर्मेशन होगी, तो इससे अल्टीमेटली हमारी इकॉनमी की ग्रोथ होगी। देखिए, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। एडवांटेज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि जब सरकार अपने यूनिट को, जो पब्लिक सेक्टर
यूनिट्स हैं उसको जब सरकार बेच देती है बहुत ही कम रेट पे, तो प्राइवेट सेक्टर अपनी स्किल, अपने डिसिप्लिन, अपने टैलेंट को यूज़ करके इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव करती है। तो फर्स्ट एडवांटेज ये मिल गया हमें कि यूनिट जो बंद हो गए थे अब वो दोबारा से काम कर रहे हैं तो लेबर चाहिए, तो इससे क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो गई। फिर मैंने अभी आपको क्या बताया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती हैं तो इट मीन्स मोर इनकम। मोर इनकम मीन्स लेस पॉवर्टी, मोर सेविंग, मोर कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होने से क्या होगा, इकॉनमी में डिमांड बढ़ेगी। मोर डिमांड का लिंक किसके साथ है, कंजम्पशन के साथ। इकॉनमी में डिमांड बढ़ेगी मीन्स इकॉनमी में कंजम्पशन बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन का लिंक फिर किसके साथ है, ग्रोथ के साथ। तो इससे हमारी इकॉनमी की ग्रोथ होगी, तभी सरकार अपने यूनिट को बेचती है, क्योंकि इससे सरकार को क्या होता है, सरकार को लगता है कि इससे हमारी इकॉनमी की ग्रोथ होगी। क्लियर है। चलिए अब डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग कर लिया, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया ज़्यादातर मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन एक माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट भी है। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि जब सरकार अपना सिर्फ माइनर शेयर ही बेचती है, या तो उसको ऑक्शन कर में लगाएगी या उसको पब्लिक को वैसे ही सेल कर देगी। ठीक है, तो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, जिसमें सरकार मेजर शेयर अपने पास रख लेती है, 51% अपने पास रख के बाकी जो माइनर शेयर है उसको बेच देती है। मतलब मेजर कंट्रोल किसके पास रहता है इसमें, सरकार के पास। लेकिन प्रैक्टिकली कौन सी डिसइन्वेस्टमेंट होती है, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। इसको हम स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सरकार सिर्फ माइनर शेयर अपने पास रखती है और मेजर शेयर बेच देती है, दैट इज़ 51% सरकार बेच देती है और माइनर अपने पास रखेगी। उसमें क्या था, 51% अपने पास रख रही है, यहाँ पर 51% दे रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर है। अब ये तो हो गया डिसइन्वेस्टमेंट की बात। फिर मैंने आपको बताया था एक वर्ड होता है प्राइवेटाइजेशन। अब आप कह रहे हो डिसइन्वेस्टमेंट में भी तो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं हम, मेजर शेयर दे रहे हैं, माइनर शेयर दे रहे हैं, लेकिन जब वही डिसइन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है फिर हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। जब वही डिसइन्वेस्टमेंट, कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जब सरकार अपना 100% कंट्रोल पास ऑन कर देती है प्राइवेट सेक्टर को टू द बायर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। डिसइन्वेस्टमेंट में मेनली हम दो टाइप की डिसइन्वेस्टमेंट लेते हैं, वन इज़ माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज़ मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन जब कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट होता है तब हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब एक और वर्ड है यहाँ पर डाइवेस्टमेंट, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि डिसइन्वेस्टमेंट में जब सरकार बेच देती है तब सरकार दोबारा से उसमें इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचती, जो बेच दिया वो बेच दिया। लेकिन डाइवेस्टमेंट में थोड़ा बहुत प्रोसेस तो डिसइन्वेस्टमेंट वाला ही रहता है कि सरकार डाइवेस्टमेंट में भी अपना यूनिट प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए। जब वो रिवाइव हो जाता है तब सरकार के चांसेस रहते हैं कि वो दोबारा से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो डाइवेस्टमेंट में चांसेस रहते हैं ऑफ रीइन्वेस्ट के, रीइन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में कोई भी चांस नहीं होता रीइन्वेस्टमेंट का। तो यही फ़र्क है डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट में। क्लियर हो गया। अब आपको ये तीनों चीज़ें, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, डाइवेस्टमेंट क्या है और प्राइवेटाइजेशन क्या है।
अब हम बात करते हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट हुई थी 1999 से लेके 2004, ये मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट हुई थी। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आपके पास हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बाल्को, एक कंपनी है भारत एल्युमिनियम कंपनी, और एक है हिंदुस्तान जिंक कंपनी। इन दोनों को किसको दे दिया था? स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। तो ये सरकार की कंपनीज थी, हिंदुस्तान जिंक और बाल्को। सरकार ने इसमें मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट कर दी और किसको दे दिया? स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कहते स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इनको ऑफर किया था ₹16,000 करोड़ खरीदने के लिए। ठीक है। दूसरी एग्जांपल क्या है हमारे पास? IPCL सरकार का ही यूनिट है, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। सरकार ने इसको किसको दे दिया? RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये भी मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या हुआ? एक शेयर स्वैप रेशो रखी गई। शेयर स्वैप रेशो था 1:5, 1:5। इसका मतलब क्या है कि जो IPCL को रिलायंस इंडस्ट्रीज को दे दिया, तो अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर लेना है, 1 शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, तो आपको IPCL के 5 शेयर देने पड़ने थे। इसको बोलते हैं शेयर स्वैप रेशो, और वो IPCL और RIL के बीच में कितना है? 1:5। सिमिलरली नेक्स्ट इसमें एग्जांपल दे रखी है VSNL। VSNL की फुल फॉर्म क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क था, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो इसको सरकार ने किसको डिस्पोज ऑफ कर दिया? किसको दे दिया? टाटा ग्रुप को, और वो बाद में क्या बन गया? टाटा कम्युनिकेशन। तो ये मेजर डिसइन्वेस्टमेंट हुए थे बिटवीन 1999 टू 2004। अब बात कर लेते हैं करंट बजट की। करंट बजट में देखिए, सरकार जो होता है ना, बजट में अपने टारगेट फिक्स करते हैं कि कितना पैसा हमें रेवेन्यू रिसीट्स में आ सकता है, कितना पैसा हमें कैपिटल रिसीट्स में आ सकता है, फिर वो पैसा हम कितना खर्च करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कितने करेंगे। तो सरकार का ये जो नया यूनियन बजट आया है 2021 में, उसमें सरकार का टारगेट क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार कितना अमाउंट रेज कर सकती है? ₹1.75 लाख करोड़। अब सरकार के पास इतने पैसे जब आ जाएंगे, फिर सरकार इनको खर्च करेगी। कहाँ पर करेगी? या तो करेगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहाँ से पैसा निकाल लिया, कहीं और लगा दिया, किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो वो अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। नहीं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिए, किसी को सब्सिडी दे दी, किसी को स्कॉलरशिप कर दिया, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे खर्च कर दिया। ठीक है, तो ये सरकार का सारा प्रोसीजर रहता है। तो अब हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया? डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट सरकार क्यों करती है, फिर वो उस जो डिसइन्वेस्टेड मनी है सरकार उसको कहाँ पर डालती है, इसका एडवांटेज क्या है, और किन किन कंपनीज़ को अब तक सरकार ने डिसइन्वेस्ट किया। तो ये मेनली आपको एक समझाना था कि डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, थैंक यू।